बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंटरप्ट लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और पहली दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमारे इंटरप्ट यूज़ हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास पोर्ट सी के जो है वो कनेक्टेड है स्विचेस के साथ, और पोर्ट डी कनेक्टेड है एलईडीज़ के साथ, और उसके साथ साथ टाइमर ज़ीरो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग एक स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं पोर्ट बी कॉमा 5 पिन के साथ, ठीक है। while at the same time data is being transferred from port C to port D। इसका मतलब है हम लोग दो काम कर रहे हैं, एक तो स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर वेव जनरेट करने के साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है, पोर्ट बी का डाटा हमारे पास किधर जा रहा है, पोर्ट डी पे सेंड हो रहा है। इसका मतलब है हमारा माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एक स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है और दूसरा उसके साथ पोर्ट बी से डाटा पोर्ट डी पे भेज रहा है। तो जब भी उस सेम टाइम पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग ये अब नॉर्मली ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटरप्ट यूज़ करना पड़ेंगे। इंटरप्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखें अगर आप लोग, तो हमारे पास कौन सा इंटरप्ट यूज़ हो रहा है, टाइमर ज़ीरो का इंटरप्ट हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो टाइमर ज़ीरो का इंटरप्ट को हम लोगों को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी टाइमर का हमारा इंटरप्ट फ्लैग आएगा, उसके साथ क्या चीज़ आई होनी चाहिए, जी आई ई की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो आप लोगों को पता है कि जी आई की वैल्यू हम लोग 1 क्यों करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमने टाइमर ज़ीरो को भी क्या करना है, इनेबल करना है, ठीक है। तो ये क्या बात है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टाइमर ज़ीरो इंट्रा फ्लैग कब आई होता है, आपको पता है जब भी रोल ओवर होता है तो टाइमर ज़ीरो इंट्रा फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें तो उसके साथ साथ टाइमर ज़ीरो आई ई, अगर टाइमर ज़ीरो इनेबल नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है, अगर इंट्रा फ्लैग हमारे पास हाई हो भी जाता है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। ये इस और गेट की आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। जीआई की वैल्यू अगर हमारे पास हमने 1 किया भी हुआ है, जीआई को हमने 1 कर दिया है, लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे टाइमर 0 को इनेबल नहीं किया तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, हम लोग वेक्टर टेबल पे जंप नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमने जो भी इंटरप्ट यूज करना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। अगर मैं टाइमर 0 की एग्जांपल कर रहा हूँ अभी, तो टाइमर 0 को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। अगर टाइमर 0 इनेबल है, जीआई भी इनेबल है, तो यहाँ पे देखें अगर टाइमर 0 इनेबल है, इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू हाई नहीं है, तो हमें वेक्टर पे जंप करना ही नहीं है, तो हम लोग नहीं जंप कर रहे वेक्टर पे। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या हो जाता है, टाइमर 0 इनेबल है और उसके साथ साथ इंटरप्ट फ्लैग हमारा हाई हो जाता है। जैसे ही इंटरप्ट फ्लैग हाई हो जाता है, सेंड गेट की आउटपुट हमें 1 मिलेगी और गेट की आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि बाकी हम लोग फ्लैग्स को नहीं देख ले फिलहाल। तो जी आई की वैल्यू भी 1 है और उसके साथ साथ हमारे पास इंटरप्ट की वैल्यू भी 1 है, तो हम लोग किधर चले जाएंगे, वेक्टर टेबल पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। अब टाइमर 0 आई ई कहाँ पे पड़ा हुआ है और इसको हम लोग कैसे 1 कर सकते हैं, ये हमारे पास पड़ा हुआ है इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर पड़ा है, और टाइमर 0 आई बिट का नाम है। टाइमर 0 का इंटरप्ट फ्लैग भी किधर पड़ा हुआ है, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर ही पड़ा हुआ है। ये टाइमर को की जब हमने प्रोग्रामिंग की थी तो हमने इस फ्लैग की बात की थी। यहाँ पे एक नई चीज़ क्या आ रही है कि हमें टाइमर को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं इंस्ट्रक्शन लिखूँ तो मुझे क्या इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, हमें बिट सेट फाइल रजिस्टर। अगर मैंने टाइमर 0 को इनेबल करना है तो इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर कॉमा टाइमर 0 आई ई, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जी आई को क्या करेंगे, 1 करेंगे। उसके लिए हमारे पास बिट सेट फाइल रजिस्टर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, ये बिट भी कहाँ पे पड़ी हुई है, इंटरप्ट कंट्रोल में ही पड़ी हुई है, और बिट का नाम क्या आपके पास, जी आई ई। अब हमारा जब टाइमर स्टार्ट होगा और रोल ओवर होगा, इंट्रा फ्लैग आएगा, तो हम लोग जंप करेंगे वेक्टर टेबल पे। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ रही होगी बात मेरी। अब हमें सारी बातें पता चल चुकी हैं, तो हम लोग अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कोड स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिनेट होगा। तो कोड को मैं ओरिजिनेट कर रहा हूँ 0x00 से। तो कोड ओरिजिनेट हो गया। ओरिजिनेट होने के बाद हम लोग किधर कोड को भेज देते हैं,
सॉरी, कोड को हम लोग रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने मेन कोड में। हम लोग यहाँ पे लॉन्ग ब्रांच यूज करते हुए लेबल आप लोग यहाँ पे कोई और भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप लोग मेन यूज करें, लेकिन हम लोग अगर उसको मेन कोड कह रहे हैं तो मैं उसको मेन ही यूज कर लेता हूँ। और मेन कोड में हम लोग मेन कोड को क्या कर लेते हैं, ओरिजिनेट कर लेते हैं। मेन को ओरिजिनेट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ATH, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि आप 100 ही यूज करेंगे, आप लोग कोई भी ग्रेटर एड्रेस यूज कर सकते हैं, 50 यूज कर सकते हैं, उससे अबव कोई भी एड्रेस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 50 से कम भी आप यूज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वो आपके इंटरप्ट वेक्टर के अंदर कोई एड्रेस ना आ रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने मेन कोड में क्या करना है जी, हम लोगों ने यहाँ पे देखें, आप लोग पोर्ट सी के साथ स्विचेस हैं और पोर्ट डी के साथ एलईडीज हैं, तो पोर्ट डी को आउटपुट बनाना है, तो आपको पता है CLR क्लियर फाइल रजिस्टर और ट्रेस डी आपने यूज कर लिया, तो इससे पोर्ट डी हमारी क्या बन गई, आउटपुट पोर्ट बन गई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टाइमर को यूज करते हुए स्क्वायर वेव बनाना है, कोई टाइम वगैरह नहीं गिवन, तो हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि हम लोग मूव कर देते हैं लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में। अब मैं टाइमर की प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं 08H मूव कर देता हूँ। और 08H कहाँ पे मूव कर देता हूँ, मूव कर रहा हूँ वर्किंग टू फाइल, और इस वैल्यू को मैं मूव कर रहा हूँ टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर में। तो टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर में 8 मूव करने का मतलब है कि हम लोग कोई प्री स्केलिंग यूज नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एज अ टाइमर एक्ट कर रहे हैं, और 16 बिट टाइमर है। इसके बाद कोड मेरा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अब फर्दर कोड करता हूँ, मैं मूव कर देता हूँ कि 6 माइक्रो सेकंड के लिए हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस की थी, मैं वही वैल्यू यूज़ कर देता हूँ, मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर। और पहले हम लोग हाई में वैल्यू रखते हैं 0FFH, और टाइमर 0 हाई में ये वैल्यू मूव कर देता हूँ, मूव वर्किंग टू फाइल, टाइमर 0 हाई। और दूसरी वैल्यू हम लोग कहाँ पे मूव कर देते हैं, टाइमर 0 लो में, मूव लिटरल टू वर्किंग, और वो वैल्यू थी 0FAH हम लोगों ने मूव की थी, ये 0 है, और इसको हम लोग मूव कर रहे हैं टाइमर 0 लो में। अब हमारी वैल्यूज लोड हो गई टाइमर में। अब हम लोग टाइमर को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, टाइमर को हम लोग उस वक्त तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हम लोगों ने टाइमर को इनेबल नहीं किया होगा। और उसके पहले हम लोग इंट्रा फ्लैग भी क्लियर कर देते हैं, बिट क्लियर फाइल रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, कॉमा टाइमर 0 इंट्रा फ्लैग। और इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब क्या करेंगे, अपने टाइमर को इनेबल करेंगे। टाइमर को इनेबल हम लोग कैसे कर सकते हैं, बिट सेट फाइल रजिस्टर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, कॉमा टाइमर 0 IE। टाइमर 0 को हमने अभी इनेबल किए कि अगर टाइमर 0 का इंटरप्ट फ्लैग आता है तो हम लोग वेक्टर टेबल पे जंप करें जब GI की वैल्यू 1 हो। तो GI की वैल्यू को हम लोग कैसे 1 करेंगे, बिट सेट फाइल रजिस्टर और यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, कॉमा GIE। अब ये सारे काम हम लोगों ने कर दिए, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं। बिट सेट फाइल रजिस्टर और टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर, कॉमा टाइमर 0 ऑन। तो टाइमर को मैंने ऑन कर दी। उसके बाद अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन कोड में सेम टाइम पे पोर्ट बी का डाटा कहाँ पे मूव करना था, पोर्ट डी पे भी मूव करना था। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, मूव, सॉरी, मैं मूव फाइल टू फाइल की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ। और कहाँ से वैल्यू उठाता हूँ, पोर्ट बी से वैल्यू उठा लेता हूँ और किधर भेज देता हूँ जी, पोर्ट डी पे सेंड कर देता
और यहाँ पे एक अनकंडीशनल ब्रांच यूज़ कर लेता हूँ और कोड कह देता हूँ कि इस लेवल पे चले जाओ। अब बार बार उसने क्या करना है, पोर्ट बी से वैल्यू उठानी है और पोर्ट डी पे सेंड कर देनी। अब देखें इतनी देर में पहले क्या हो चुका है, हमारा टाइमर भी ऑन हो चुका है। टाइमर ऑन हो चुका है तो वो कोई स्क्वायर वेव जनरेट करवा रहा होगा। स्क्वायर वेव किधर जनरेट करनी है उसने, पोर्ट बी कॉमा 5 पे। तो ये इंस्ट्रक्शन में मिस कर गया था, इसको मैं अभी आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या करना है। एक पिन को भी आउटपुट बनाना था, बिट क्लियर फाइल रजिस्टर की, और पोर्ट बी से पोर्ट सी पे भेज रहे हैं। तो मैं पोर्ट सी की पिन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। पोर्ट सी टू डी सेंड करना था, सॉरी, यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेस बी कॉमा 5 यूज़ कर लेता हूँ। और मैंने कहाँ से डाटा भेजना था, पोर्ट सी से डाटा उठाना था और पोर्ट डी पे सेंड करना था। इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पोर्ट सी से डाटा उठाना है और पोर्ट डी पे सेंड कर देना है। और बिट क्लियर फाइल रजिस्टर बी कॉमा 5, मैंने इस पिन को क्या बना दिया, आउटपुट पिन बना दी। इसके बाद फर्दर अब हमारा कोड किधर जाएगा जी, कोड हमारा इसके बाद हमें रीडायरेक्ट करना होगा। उसके बाद कोड हमारा इस पॉइंट पे जा रहा होगा, ठीक है। ये मैं कोडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये लाइंस हमें हमें कोड किधर कोड इसके बाद हमने लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं कोड करता हूँ फर्दर, तो मैंने क्या करना है जी कि अब मैंने अपनी इंटरप्ट सर्विस रूटीन बनानी है। तो जब ये कोड स्टार्ट होगा, ठीक है, तो अब मैं उस लिहाज से कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि जब ये कोड चल रहा होगा तो क्या होगा। जब ये कोड चल चुका होगा, जी आई की वैल्यू 1 है, टाइमर 0 आई ई की वैल्यू 1 है, उसका इंटरप्ट फ्लैग क्लियर है, और आपका पोर्ट सी से डाटा पोर्ट बी डी पे जा रहा है। जैसे ही इंटरप्ट आएगा कोड सर्च आउट करेगा 08 लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनेट, ठीक है, 08H, हमारा कोड 08H पे आ जाएगा। 08H पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये इंटरप्ट फ्लैग आपका टाइमर का इंटरप्ट फ्लैग है। तो उसके लिए बिट टेस्ट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ सेट, ठीक है। और हम लोग किसको चेक कर रहे हैं, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर कॉमा टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग। टाइमर 0 को इंटरप्ट फ्लैग को चेक करो, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दो। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है ये मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर तक आपको। यहाँ पे मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन आएगी, उसको स्किप कर दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, हम लोग लॉन्ग ब्रांच यूज़ कर लेते हैं। हम लोग लॉन्ग ब्रांच यूज़ करते हुए हम लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ टाइमर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे चले। हाँ, टाइमर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे आ जाता। टाइमर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे आने के बाद मैं अपना यहाँ पे कोड करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, टाइमर को जो है वो स्टॉप कर देना है। बिट क्लियर फाइल रजिस्टर, ठीक है, टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर कॉमा टाइमर 0 ऑन। तो मैंने टाइमर को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। टाइमर को स्टॉप करने के बाद मैं इसका इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर कर देता हूँ। बिट क्लियर फाइल रजिस्टर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर कॉमा टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग को मैं क्लियर कर दिया, टाइमर को स्टॉप कर दिया। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, बिट टॉगल कर देता हूँ किसको, पोर्ट बी कॉमा 5। इसको मैंने टॉगल कर दिया। टॉगल करने के बाद मैंने नेक्स्ट टाइम टाइमर की क्या वैल्यूज हों वो लोड कर देता हूँ। मूव कर रहा हूँ लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में, और क्या वैल्यू मूव कर देता हूँ, 0 FF
एच, और इसको टाइमर 0 हाई में मूव कर देता हूँ। मूव वर्किंग टू फाइल, टाइमर 0 हाई, और दोबारा से ये स्टेप्स मैं कर रहा हूँ। ये जो मेन कोड था यहाँ तक, ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। अभी आप लोग ये मेरा पॉइंटर देख रहे हैं, ये कोड सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जो कोड है, हमने मेन कोड का जो है वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगी। इस वजह से हम इसको दोबारा से लिख रहे हैं। मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर, और क्या वैल्यूज थी हमारे पास, 0FAH थी, और इसको हम लोग लो में मूव करें। उसके बाद हमने एक और काम करना है, वो क्या है, अब टाइमर को दोबारा से स्टार्ट करना है। टाइमर को स्टार्ट करना आपको पता है, बिट सेट फाइल रजिस्टर, और उसके साथ साथ टाइमर 0 कंट्रोल, कॉमा टाइमर 0 ऑन। और इसके बाद अब लास्ट यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन क्या आएगी, वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हम लोग अपने मेन कोड में होंगे, यहाँ पे हम लोग अपने मेन कोड में एग्जीक्यूशन अपनी परफॉर्म कर रहे होंगे, तो जैसे ही इंटरप्ट आएगा, हमारे पास, हमने जी आई की वैल्यू यहाँ पे क्या की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी आई की वैल्यू हम लोगों ने 1 खुद पुट की थी। इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू जी आई की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, 1 कर दी थी। तो जी आई को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जी आई हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 हो चुकी है। जब इंटरप्ट आई थी, हम लोग यहाँ से कोड में किधर जंप कर गए थे, हम लोग कोड में जंप कर गए थे, 0 लोकेशन पे जंप कर गए थे। जंप करने के साथ साथ जी आई की वैल्यू बैक एंड पे क्या हो चुकी थी, 0 हो चुकी थी। यहाँ से हमारी इंस्ट्रक्शन की वैल्यू जो प्रोग्राम काउंटर में थी वो स्टोर हो चुकी थी स्टैक में, उसके साथ साथ जी आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 0 हो चुकी थी। ठीक है, हमने इंटरप्ट सर्विस रूटीन में आए, यहाँ से इंटरप्ट को चेक किया, हमारे पास टाइमर का इंटरप्ट था, हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप किया, हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे आए, अपने इंटरप्ट को हमने हैंडल किया। यहाँ से वापस अगर मैं सिंपल रिटर्न लिख देता हूँ, यहाँ पे RETURN, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ। तो रिटर्न की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हम लोगों ने इसकी स्टोर की हुई थी, जो भी वैल्यू थी स्टोर की हुई थी, वो वापस रिस्टोर करेगा, और कोड हमारा वापस मेन कोड में आ जाएगा, बजाय हम लोग कहीं और जाए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जीआई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ठीक है, इंटरप्ट क्या हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट एक हैंडल कर रहे हैं। तो इंटरप्ट को हमने खुद क्या कर दिया, हम लोगों ने बेसिकली बैक एंड पे इसको डिसेबल कर दिया, ये प्रोग्रामर ने नहीं किया। ठीक है, हम लोगों ने खुद नहीं किया, लेकिन बैक एंड पे इसको 0 कर दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग बजाय रिटर्न यूज करें, यहाँ पे हम लोग एक और इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, वो है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट। अब ये रिटर्न से डिफरेंट है। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट जो है वो डिफरेंट है, और वो क्या है, RET स्टैंड फॉर रिटर्न। जैसे रिटर्न की इंस्ट्रक्शन काम करती है वैसे ही काम करेगी। फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट, FIE, ये इंटरप्ट एग्जिट जब करेगा तो ये क्या करेगा, जी आई की वैल्यू को दोबारा से क्या कर देगा, यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट जब एग्जीक्यूट होगी तो जी आई की वैल्यू को 1 करेगी और वापस अपने मेन कोड में आ जाएगी। ठीक है, हम लोग कहते हैं, हम लोग गए थे अनकंडीशनल ब्रांच की इंस्ट्रक्शन से हम लोग गए थे, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, हमारी मूव फाइल टू फाइल की इंस्ट्रक्शन। तो हम मूव फाइल टू फाइल की इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे, और ये कौन करके देगा हमारे लिए, ये ऑपरेशन GIE परफॉर्म करके देगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी बात की। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने जो एक लाइन, एक इंस्ट्रक्शन छोड़ी थी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि हमारा इंटरप्ट इनेबल है। मैं कहता हूँ यहाँ से हम लोगों ने कहा कि स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है, टाइमर का इंटरप्ट आएगा, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और 0 पे जंप कर जाते हैं, और टाइमर का इंटरप्ट नहीं आता, हम लोग किसी और इंटरप्ट की वजह से यहाँ पे जंप कर गए थे। तो हमारा क्या होगा, ये चेक करेगा क्या ये टाइमर का इंटरप्ट है,
वो कहेगा नहीं जी ये टाइमर का इंटरप्ट नहीं है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमने क्या यूज़ करना है, क्योंकि जी आई की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, हमने उसको 1 करना है। तो रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट यूज़ करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, जो मेन कोड में वापस लेके चली जाएगी। अब इस पॉइंट से आप लोग मेन कोड में वापस आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है, एक हमारे पास एंड इस जगह पे आएगा, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट एग्जिट के बाद जो आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसके बाद आपके पास क्या आएगा, एंड का आपका डायरेक्टिव आ जाएगा। होपफुली इस कोड की आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये एंड को मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।